हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस जो भी चैप्टर 4 का है, जिसमें आपको पढ़ना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, एटॉमिक मॉडल्स लाइक रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल and Thomson model. There are 3 models in this chapter, and after that atomic number, what is atomic size, atomic mass, and isotopes, isobars। बस इतना ही आपका सिलेबस है इस चैप्टर का। तो वो पूरा ही का पूरा जो भी सिलेबस है, जो भी कंटेंट हैं, वो पूरा आपका डिस्कशन हो जाएगा इसी एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, तो आपको अलग से चैप्टर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक्सरसाइज पढ़ा, आपने एक्सरसाइज को तैयार किया, दैट्स इनफ फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट ही इस एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएंगे। तो आप फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका फाइनली मैं क्लास 9th का जो भी मैथ का सिलेबस है और जो साइंस का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो अभी 3rd चैप्टर तक आपका कंप्लीटली हो चुका है। 4th चैप्टर में इंटेक्स्ट अपलोड हो चुका है। ये क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ है, तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को, एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप फोकस करेंगे अंडरस्टैंडिंग पर। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कंपैरिजन करना है प्रॉपर्टीज़ की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। तो कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, यहाँ पर कि इनकी प्रेजेंसी क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, और इन पर चार्ज पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो इन सब के टर्म में हम इनका कुछ पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम डिफरेंस अगर देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो दिया गया था उसमें बोला गया था कि न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं एंड आउटसाइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और यही प्रॉपर्टी इनकी फिट हुई थी, इसी को वैलिडिटी मिली थी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, एंड प्रोटॉन कहाँ होता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्लियर, तो एनपी मीन्स जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस होगा इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पॉइंट आपको एज अ डिफरेंस लिख देना है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिवली चार्ज होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर लिखा जाता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर, और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल एलिमेंट होता है। थर्ड पॉइंट, मास के टर्म में लिखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली होता है ये 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो -31 kg बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है, 10⁻31 kg। ठीक है, यहाँ पर 1.673 × 10⁻27 kg। क्लियर, और सेम जितना ही प्रोटॉन का मास होता है अप्रॉक्सीमेटली उतना ही न्यूट्रॉन का मास लिया जाता है। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू निग्लिजिबल, द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये 3 बेसिक डिफरेंस हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानना है। डिस्कवरी पर्सन्स का भी नाम अगर आपको याद रखना है तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, एंड न्यूट्रॉन की खोज की थी चार्विक ने। ठीक है, तो ये इनके 4 डिस्कवरी पर्सन भी हो गए। ठीक है, 3 डिस्कवरी पर्सन, तो इनके भी नाम आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन मॉडल को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं कि लिमिटेशन उनकी क्या है। उससे पहले आपको पढ़ना होगा कि थॉमसन मॉडल क्या था। तो थॉमसन मॉडल को रदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता था, सॉरी वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता था,
जो वाटरमेलन होता है, जो ऊपर का ये सर्कुलर पाथ होता है, इसे क्या बोला गया था? इसे बोला गया था पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये लिखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बोला गया था। ठीक है, जो सीड्स होते हैं उनको कंपेयर किया गया था इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये था किसका मॉडल? जे थॉम्सन का मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ये वाटरमेलन मॉडल की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन इनसाइड्स होते हैं और जो ये ऊपर गोला है ये एक पॉजिटिव स्फीयर होता है जो कि प्रोटॉन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटॉन का बना होता है। तो इसलिए ये इनकी जो थ्योरी थी वो गलत हो गई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आउटसाइड होता है और प्रोटॉन इनसाइड होता है। दैट्स वाई ये थ्योरी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। तो यही इनकी लिमिटेशन है, आपको यही लिखना है। अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन atom consists of a positively charged sphere with electron embedded in it. However, it was later found that positive charged particles reside at the center of atom called the nucleus and electron revolve around the nucleus. ठीक है, तो फाइनली जिस थ्योरी को वैलिडिटी मिली थी वो ये था कि न्यूक्लियस के इनसाइड होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं और न्यूक्लियस के आउटसाइड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस आपको जे थॉम्सन मॉडल की नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम? तो सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल आपको पता होना चाहिए। रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ? इन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया? एक गोल्ड फॉइल पर किया। ठीक है, गोल्ड फॉइल लिया, इस पर अल्फा रे जो हीलियम होती हैं, अल्फा रे यानी कि हीलियम्स जो होते हैं, इनको इन्होंने क्या किया? बम्बार्डेड करवाया। ठीक है, जब इन्होंने इसको बम्बार्ड करवाया इस पर, तो इन्होंने इस पर कुछ ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया? ये किया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स इस फॉइल को पास करके निकल जाते हैं। सम पार्टिकल्स जो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके पास होते हैं, अपने जो उनका ये स्ट्रेट वे है उससे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके तब वो पास हो रहे हैं। क्लियर? बट अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स पार्टिकल्स में 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक आधी पार्टिकल्स था जो कि रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, यानी कि वापस आ जा रहा था। ठीक है, तो इससे इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला कि इसके बीच में जो हमारा ये एटम्स होता है, एटम्स के बीच में क्या होता है? मोस्टली फ्री स्पेयर होता है। इसे ही एम्प्टी स्पेस बोला जाता है, जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही प्रोटॉन का नाम दिया गया। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला? इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट्स आपको नोट करना है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, बट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विल नॉट बी स्टेबल बिकॉज ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन it will experiences acceleration. Due to acceleration, the electrons will lose energy in form of radiation and fall into the nucleus. In such a case, the atom would be highly unstable and collapse. मतलब समझिए आप, ये हो गया न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स ऑर्बिट में। तो ये क्या होता है? रिवॉल्विंग करते करते ये एनर्जी रेडिएट करता है। जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये अपनी एनर्जी क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी को ये लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज करेगा, एक टाइम धीरे धीरे ऐसा आएगा कि ये इसी न्यूक्लियस में आकर फॉल कर जाएगा। तो जब ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आके फॉल होगा तो ये थ्योरी थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है और जो एटम्स होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए कौन आया? बोर्स आए। ठीक है, तो बोर ने रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उनको क्या किया? उन्होंने मॉडिफाइड किया। ठीक है, तो मेजर ड्रॉबैक्स यही था कि चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। ठीक है, तो बस यही इसका जो मेन ड्रॉबैक्स था वो था। इसको ओवरकम करने के लिए आया नील्स बोर का मॉडल। ठीक है, तो बोर्स का फुल नेम है नील्स बोर। इन्होंने प्रपोज किया एक मॉडल जो कि मॉडिफाइड मॉडल था रदरफोर्ड का, उसे ही नाम दिया गया बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम।
Bohr's model of the atom, Niels Bohr proposed the following postulates regarding the model of the एटम। उन्होंने कुछ postulates दिए, कुछ assumptions दिए अपने। उनके assumptions क्या थे वो देखो। फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, उस ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम्स। एटम के अंदर कुछ ही एक फिक्स, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स के ही अलाउ थे। दूसरा, while revolving in these discrete orbit the electrons do not radiate energy. These discrete orbits or cells are shown in the following diagram. ये फिक्स्ड ऑर्बिट यानी कि ये डिस्क्रीट ऑर्बिट जो है, ये के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, एन सेल हो गया। तो क्या बोला नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन इसी में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, वो एक सर्टेन, एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। जब इसी में वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी नहीं रेडिएट करेंगे। बट जो थर्ड पॉइंट इसका है वो आप नोट करो, इन्होंने थर्ड पॉइंट में ये कहा, जब भी इलेक्ट्रॉन के सेल से एल सेल की तरफ, एल से एम की तरफ, एम से एन की तरफ मूव करेगा, या फिर एन से एम की तरफ, एम से एल की तरफ मूव करेगा, तब या तो ये एनर्जी इमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, समझ आया आपको। एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। एनर्जी कब इमिट होगी, जब ये एक सेल से दूसरे सेल्स में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेंगे, तभी एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट करना है, एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड by an atom only when an electron moves from one orbit to another, ठीक है, नोट कर लो आप इसे। एनर्जी इज emitted or absorbed by an atoms only when an electron moves from one orbit to another। क्लियर हो गया होगा आपको। कब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कब इमिट करेगा, तो एब्जॉर्ब कब करेगा, जब वो लोअर सेल से हायर की तरफ जाएगा, मींस के से एल की तरफ, एल से एम की तरफ, एम से एन की तरफ। तो जब वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा तब वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, और जब वो हायर से एन सेल की तरफ नहीं जाकर एम की तरफ आएगा, एन टू एम, एम टू एल, एल टू के, तो जब वो लोअर की तरफ इनसाइड न्यूक्लियस जा रहा है, न्यूक्लियस के क्लोज जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर जो सेल्स हैं, ये एन की वैल्यू डिफाइन करता है। एन इज इक्वल टू 1 के सेल, एन इज इक्वल टू 2 एल सेल, एन इज इक्वल टू 3 एम सेल, एन इज इक्वल टू 4 एन सेल। ठीक है, तो ये जो एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बताते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं इस ऑर्बिट में, इसका एक फॉर्मूला होता है 2n², जो कि अभी आगे आपको मिलेगा। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो मैंने आपको बताया कि कितने मॉडल दिए हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल। देयर आर 3 मॉडल्स। थॉमसन मॉडल ने क्या कहा कि एक स्फीयर है जिसे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बोला गया, इसके इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं। रदरफोर्ड मॉडल ने बोला कि बहुत जो एटम है उसके बीच में एक फ्री स्पेस है, उस स्पेस को न्यूक्लियस बोला जाता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बोला रदरफोर्ड ने। बट इन्होंने बोला डिफाइंड ऑर्बिट्स, फिक्स ऑर्बिट। वही फिक्स ऑर्बिट थोड़ा सा रॉन्ग था, डिस्क्रीट ऑर्बिट। बोर्स मॉडल ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं बट एक सर्टेन ऑर्बिट में, एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में। ठीक है, ताकि वो एनर्जी को रेडिएट ना कर पाए, एनर्जी लूज ना कर पाए। ठीक है, तो ये कहा किसने, बोर्स मॉडल ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैरियर सेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। ये याद रखना है आपको, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इंडेक्स। ठीक है, ये नोट करना है आपको।
मैं पढ़ देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होता है, ठीक है, समझ लिया करो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो n की वैल्यू पुट करो आप इस फॉर्मूले में, व्हेन n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आप किस सेल में बात कर रहे हो, k सेल की बात कर रहे हो। तो 2 इंटू n स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स k सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से L सेल में n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 2, और स्क्वायर करो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल यानी कि M सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, n इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर मीन्स 9 2 ज़ा 18, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे रखना 2n स्क्वायर पे, तो ये हो गया 18। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, 2 8 18 32 ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2n स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है, n की वैल्यू आप पुट करते जाओगे 1 2 3, आपको पता चलता जाएगा कि किस ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन बी अकोमोडेटेड बाय अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होगा। सेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेप वाइज, ठीक है, जो सेल्स फिल होंगे वो स्टेप वाइज होंगे। जैसे कि के सेल अगर कंप्लीटली फिल हो गया तभी एल की तरफ जाएगा, एल फिल हो गया तब वो एम पर जाएगा, अदरवाइज वो एल पर ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में ही फिल होंगे, समझ आ गया आपको। तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन बैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। जब भी बैलेंसी की बात हो आप इन पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये आपको लिखना है, पहले आप समझ लेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की उसे ही बैलेंसी बोला जाता है। बैलेंसी का मतलब होता है कि जो लास्ट यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही क्या कहलाएंगे, बैलेंसी कहलाएंगे। अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से लेस देन है, ठीक है, लेस देन 4 से हैं या इक्वल टू 4 हैं, तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बट अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं 8 से माइनस करके तब बैलेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सिलिकॉन और ऑक्सीजन का पूछा है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 2 8 4, 2 + 8 10, 10 + 4 14, और ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 6, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, बट मैंने क्या बोला, जब 4 से ज़्यादा होगा तो आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा, तो 8 - 6 कीजिए आप, कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2 और सिलिकॉन की वैलेंसी होगी 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। इफ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम of an element is less than or equal to 4, then the valency of that element is equal to the number of valence electron. For example, the atom of silicon has 4 valence electron. मैंने अभी आपको करके दिखाया 2 8 4, तो 4 आउटर मोस्ट में है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4. For on the other hand, if the number of valence electron of atom of an element is greater than 4, then the valency of that element is obtained by subtracting the number of valence electron from 8. ठीक है, तो जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको क्या करेंगे 8 से माइनस करके तब हम उसका आंसर्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ आपको याद रखनी है। जो बैलेंस सेल होता है, ठीक है, तो बोर्सबरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो था उसमें ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट सेल में हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं, ठीक है। Every element has an urge to have 8 electrons in its outermost cell. In achieving 8 electrons, an atom can neither gain electron or lose electron. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होंगे या गेंड होंगे एक एलिमेंट के द्वारा क्या करने में, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैलेंसी समझ आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स मैं करा देती हूँ यहाँ पर।
देखो मान लो अगर हम कार्बन का लेते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो आप इसको क्या लिखोगे 2,4, है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4 हो गई। इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 7, इसको लिखेंगे 2,5। अब ये 4 से ज़्यादा हो गया तो 8 - 5 करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा वैलेंसी। ऑक्सीजन का करा ही दिया। फ्लोरीन का होता है 9, 2,7 लिखेंगे तो ये 4 से ज़्यादा हो गया तो 8 - 7 करेंगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम का लो, सोडियम का होता है 11, 281, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि ये 4 से लेस देन है। तो वैलेंसी बहुत ही ईजी है निकालना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले देखो, जो प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो भी एटम्स में प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वही एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करने पर जो भी आंसर मिलेगा वही क्या होता है मास नंबर होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं करा देती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है आपका एक 17 क्लोरीन 35, बोला है इसमें प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए, ठीक है। जब आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो एटॉमिक मास यानी कि जेड बताइए और एटॉमिक नंबर जेड और एटॉमिक मास ए बताइए, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखो जो भी यहाँ पर लिखा होगा नीचे, ठीक है, सब स्क्रिप्ट में जो भी आपको दिखाई देगा वो क्या होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि 17 क्या हो गया एटॉमिक नंबर जिसे हम जेड से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ऊपर लिखा होता है सुपर स्क्रिप्ट में वो क्या होता है एटॉमिक मास जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है 35। ये चीज़ें पता चल गई। जो एटॉमिक नंबर है किसके इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो Z इज इक्वल टू P और जो भी प्रोटॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है इज इक्वल टू E। कितने हो गए 17, ठीक है। अब हमने आपसे क्या बोला, जो एटॉमिक मास होता है ए होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो गए 35 के। प्रोटॉन पता है कितना है 17 है, तो 35 में से 17 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 18। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए 18, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना होता है। इन बेसिक लैंग्वेज आप समझो। मान लो 11 Na23 लिखा है सेकेंड क्वेश्चन, तो ये हो गया प्रोटॉन, यही हो गया इलेक्ट्रॉन, यही हो गया एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर यही हो गया, ये हो गया एटॉमिक मास। और 23 माइनस 11 करो तो आ जाएगा 12 और यही हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस लिखी हुई एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर की, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटॉमिक नंबर, the atomic number of an element is the total number of proton present in the atoms of that element. For example, nitrogen has 7 proton in its atom, thus the atomic number of nitrogen is 7. मास नंबर की बात करते हैं। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, एटम ऑफ बोरान हैज 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। मास इसका कितना हो जाएगा 5 + 6 11, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स का मतलब होता है कि एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर इक्वल हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि 6 6 दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका 14 है। तो जब भी एटॉमिक नंबर सेम हो, तोप का मतलब होता है किससे, न्यूक्लियर बॉम्ब से। तो एन से याद रखना है कि एन सेम होगा, यानी कि नंबर सेम होगा, ठीक है। आइसोबार्स में क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंस होंगे और एटॉमिक मास क्या होगा सेम होगा। फॉर एग्जांपल 20 Ca 40 एंड 18 आर्गन 40। तो इसमें आपको देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट मिल रहा है, इसका 18 है, इसका 20 है, बट एटॉमिक मास आपको 40 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कैल्शियम और आर्गन कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन शेयर कर रहे हैं, आइसोबार्स का रिलेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है।
यूजेज पूछा गया था कि आइसोटोप्स के यूजेज कहाँ कहाँ पर हैं। तो अगर हम यूरेनियम के आइसोटोप की बात करें तो एज अ फ्यूल यूज होता है कहाँ पर, न्यूक्लियर रिएक्टर में। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसी तरीके से हम आयोडीन के आइसोटोप की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर में उसका यूज होता है, ठीक है। तो आइसोटोप ऑफ आयोडीन ये भी आपको नोट कर लेना है, किस में यूज होता है, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में, जिसे बोलते हैं घेघा, ठीक है। तो ग्वाइटर ट्रीटमेंट में आयोडीन का आइसोटोप, कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का आइसोटोप, और फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में यूरेनियम के आइसोटोप का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, सोडियम हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल सेल एक्सप्लेन। देखो सोडियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें कितना होगा 11, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 281 लिखोगे, है ना। यानी कि एक इसके पास कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। अगर हम शेयर कर दें एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कंप्लीट फिल हो जाएगा के और एल में, 2 and 8 कंप्लीटली फिल हो जाएगा। यही तो चाहिए, इसको कंप्लीटली फिल चाहिए। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। और डोनेशन के ऊपर हमेशा कैसा साइन लग जाता है, प्लस का। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, Na+, ठीक है। इसी तरीके से देखो अगर क्लोरीन का होता तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। क्या लिखेंगे आप इसको, 287, है ना। अब इसमें क्या चाहिए, इसको कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, क्योंकि 7 लूज करना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए एक गेन करने में कम एनर्जी लगेगी। तो ये क्या करेगा, एक गेन कर लेगा, तब 288 हो जाएगा। इसीलिए क्लोरीन को हमेशा एक्सेप्टर बोलते हैं, यानी कि इस पर हमेशा माइनस साइन लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। जब भी एवरेज एटॉमिक मास की बात करें, जो भी एटॉमिक मास दिया हो और परसेंटेज दिया हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ठीक है। 79 मल्टीप्लाइड बाई 49.7 किस में है, परसेंटेज में है, डिवाइडेड बाई 100, प्लस 81 मल्टीप्लाइड बाई 50.3 किस में है, परसेंटेज में, डिवाइडेड बाई 100। अब आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 80 यूनिट के इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 यूनिट, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इन द सैंपल, ठीक है। परसेंटेज पूछा गया है। अभी 2 सैंपल है, X 16 का और X 18 का सैंपल है, एवरेज दे रखा है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास 16 है, इसका 18 है, बहुत ही सिंपल है। और हमेशा परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। तो अगर हम एक के लिए x ले रहे हैं तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का एटॉमिक मास 16 है, इंटू x/100 कर दें, ठीक है। प्लस दूसरे को कितना लेंगे, 100 - x लेंगे, है ना। ये किसका कितना है, 18 है एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाई 100। एवरेज कितना दे रखा है, 16.2, ये किसके इक्वल होगा, 16.2 के इक्वल होगा। 100 एलसीएम है, एलसीएम ले लो, 16.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1620 आ जाएगा। 16x से 18x माइनस हुआ, -2x आ गया, और यहाँ पर 18 × 100 हुआ, 1800 आ गया। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 90%। लेकिन ये x की वैल्यू किसके लिए आ रही है, x 16 की सैंपल के लिए आ रही है, ठीक है। और x 18 का सैंपल कितना हो जाएगा, फिर हमने क्या लिया था, 100 - x, x की वैल्यू आई 90, तो 100 - 90 कितना आ गया, 10%, ठीक है। तो एक आएगा 16 का सैंपल के लिए आएगा 90%, 18 के सैंपल के लिए आएगा 10%। If Z is equal to 3, what would be the valency of the element? Also name the element. देखो Z is equal to 3, इसका मतलब एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं ना। तो Z हो गया एटॉमिक नंबर, ये किसका हो गया, लिथियम का। एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, ठीक है। बोरान का 4 होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं वैलेंसी इनकी कितनी होगी, तो 2 1, ब्रेक करो 3 को 2 1 में, तो 1 क्या हो गया, वैलेंसी हो गई, <4 है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिया ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज X एंड Y आर गिवन एज अंडर। X और Y 2 स्पीसीज हैं जिनकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिए हैं। मास पूछ रहा है, देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होता है, मास होता है, तो कितना हो गया, 12 हो गया। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 8 + 16 कितना हो गया, 14। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दीजिए, एटॉमिक मास पता चल जाएगा। एक का एटॉमिक मास आ गया 12, एक का एटॉमिक मास आ गया 14। क्लियर हो गया ये चीज़ें।
व्हाट द इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पीसीज, ठीक है। रिलेशंस क्या है, देखो इसका भी प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, इसका भी प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। तो जब भी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंस होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो इनके बीच में कैसे रिलेशन है आइसोटोप का, दे आर आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जे थॉम्सन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स, तो गलत है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है। यहाँ पर क्या दिया है, न्यूक्लियॉन्स दिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, गलत। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ कंबाइन करके आप न्यूट्रॉन को नहीं फॉर्म कर सकते। न्यूट्रॉन का मतलब होता है मास में से प्रोटॉन को माइनस करेंगे तब न्यूट्रॉन मिलेगा, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सही है, बिकॉज जो प्रोटॉन का मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स होता है आप इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास पहले पूछा गया तो 1/2000 टाइम्स आप प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। आइसोटोप ऑफ आयोडीन मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन में यूज होता है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टिक करना है अगर वो सही है, क्रॉस करना अगर वो रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी, तो जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग किया गया था एक्सपेरिमेंट, उसमें किसके बारे में बताया, जो फ्री स्पेस है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ना तो इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन, किसके बारे में कहा था, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बोला था। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसमें भी आपको ट्रू है तो टिक, और अगर वाइज आपको क्रॉस करना है। क्वेश्चन है आपका, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम नहीं होते हैं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल सही। नंबर, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो डिफरेंट होंगे क्योंकि आइसोटोप्स जो होता है उसमें सेम एटॉमिक नंबर होते हैं ना, एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, बट न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये ट्रू है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये रॉन्ग है क्योंकि आइसोटोप का मतलब ही हो गया सेम एटॉमिक नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें भी क्रॉस करना है, टिक करना है आपको करेक्ट होने पर। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन आयन, अब देखो क्लोरीन को आप क्या लिखते हो, 287, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 17। तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, क्लोरीन आयन की बात हो रहा है, यानी कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो 288, तो आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीटली 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which one of the following is correct electron configuration of sodium? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 281, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, बहुत ही ईजी है। देखो एटॉमिक नंबर दिया है, दैट मीन्स जो भी नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 9, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रोटॉन है 12, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 12, यहाँ भी कितना हो गया 12, यहाँ पर है एटॉमिक नंबर 16, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 16, यहाँ भी कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर प्रोटॉन 1 है तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 है तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब देखो जो न्यूट्रॉन्स का नंबर लिखा जाता है वो माइनस करके लिखा जाता है मास में से एटॉमिक नंबर को। अब 10 + 9 यहाँ पर 19 आ जाएगा एटॉमिक मास, यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होगा वही मास होगा। सेकंड में देखो मास पता है, एटॉमिक नंबर पता है, न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो 32 में से 16 यानी कि 32 से 16 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 16, 24 में से 12 माइनस करो 12, 2 में से 1 माइनस करो 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिल कर देना है। ये फ्लोरीन है, ये सल्फर हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा, वही इलेक्ट्रॉन में आपको लिखना होगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, जो भी एटॉमिक मास होता है उसमें से आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, यानी कि A - Z कर दीजिए इज इक्वल टू आ जाएगा न्यूट्रॉन,
ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आपको करना है। तो इस तरीके से आपके ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और आपके सारे टॉपिक्स भी कवर हो गए, कोई टॉपिक नहीं छूटा है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम टोटली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें था ही क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, सब पार्टिकल्स। ठीक है, और क्या था इसमें, तीनों एटॉमिक मॉडल्स थे, रदरफोर्ड, बोर्स और थॉमसन मॉडल था, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास था, वो भी हो गया। आइसोबार्स और आइसोटोप्स और बैलेंसी, ये सब भी कंप्लीट हो गए। इस तरीके से आप इन पर प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। शेयर करिए वीडियो जितना हो सके, वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, तो वीडियो को आप शेयर करिए। ठीक है, और जितने भी लोग आप वीडियोस देख रहे हो, व्यूज़ तो आ रहे हैं बट आप लाइक नहीं करते हो, है ना, तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अब तो बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है ना, केमिस्ट्री तो आपका ऑलमोस्ट अब फिनिश हो चुका। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर केमिस्ट्री थे, 4 चैप्टर अब आपका बायो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।